स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 23 अध्याय 92 द सिस्टर सैंक्चुअरी बहन अभयारण्य समझौते सिस्टर सैंक्चुअरी अकॉर्ड के मूल हस्ताक्षर के कुछ दशकों बाद स्थापित औपचारिक विनिमय कार्यक्रम ने दोनों संस्थानों के बीच पहली बार एक वास्तविक निरंतर भौतिक उपस्थिति की अनुमति दी। प्रत्येक लोक के सावधानीपूर्वक चुने गए विद्वानों और समन्वयकों ने जानबूझकर सीमा पार करने के काफी जोखिम को उठाया, जिसे दोनों संस्थानों के संयुक्त अनुसंधान द्वारा सबसे अधिक मजबूती से पहचाना जा सकने वाली पतली होती खिड़कियों के समय निर्धारित किया गया था, ताकि वे अपने समकक्ष की अपनी संचित पद्धति से सीधे सीखने में विस्तारित अवधि बिता सकें। थ्रेशोल्ड आर्काइव की अपनी वर्तमान पीढ़ी की एक युवा विद्वान मेहिका ने कार्यक्रम के तीसरे औपचारिक विनिमय के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, जो अर्जाव के मूल अभूतपूर्व पारगमन के लगभग 70 साल बाद था, जिसने पहली बार इस रिश्ते को स्थापित किया था। विनिमय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पर्याप्त सम्मान और जोखिम के लिए अपना औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करते हुए उसने लक्ष्मीन के अपने उत्तराधिकारी से कहा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि द केप रिकॉर्ड वास्तव में जमीन पर कैसे काम करता है, सिर्फ पत्राचार और साझा किए गए दस्तावेजीकरण के माध्यम से नहीं, चाहे वे कितने भी गहन क्यों ना हो। मैं खुद ये देखना चाहती हूँ कि उनकी अपनी विशेष परिस्थितियों ने एक ऐसे मिशन को कैसे आकार दिया है जो हमारे अपने संस्थापक सिद्धांतों को साझा करता है, लेकिन एक ऐसे लोक में काम करता है जिसका अपना इतिहास और चुनौतियां हमारे अपने से काफी अलग है। उसकी सीमा पार करने की प्रक्रिया गठबंधन के अपने संघर्ष के अंत के बाद के दशकों में शांति के दौर में बस चुके एक लोक में हुई, जो अर्जाव की अपनी मूल और खतरनाक यात्रा की तुलना में काफी सुरक्षित और नियंत्रित थी। द केप रिकॉर्ड खुद बीच के दशकों में एक ऐसा संस्थान बन गया था जिसे मेहिका ने अपनी सावधानीपूर्वक और विस्तारित यात्रा के दौरान पाया कि वो उसके घर के परिचित अभयारण्य के साथ दोनों हड़ताली समानताओं और वास्तविक अर्थपूर्ण अंतरों को सहन करता था। कोऑर्डिनेटर्स वॉल के अपने संस्करण का अध्ययन करते हुए उसने देखा, जिसे कुछ दशक पहले ओपन लेजर के मूल नवाचार की जानबूझकर और सम्मानजनक नकल में स्थापित किया गया था, आपकी अपनी दीवार वॉल। ये हमारे से अलग संरचित है। आप केवल संचित संख्याओं के बजाय व्यक्तिगत कहानियों को अधिक प्रमुखता से ट्रैक करते हैं। कायल के अपने उत्तराधिकारी सेरा नाम की एक विचारशील महिला, जिसने कुछ साल पहले द केप रिकॉर्ड का नेतृत्व हासिल किया था, ने समझाया, हमने पाया कि हमारी अपनी विशेष संस्कृति के लिए शुद्ध संख्याएं कुछ ठंडी महसूस होती है। हम सामूहिक योगदान का सम्मान करते हैं, जिस तरह से आपके अपने संस्थापकों ने पहली बार स्थापित किया था। लेकिन हमारा ये भी मानना है, युद्ध के साथ हमारे अपने लोक के विशेष इतिहास को देखते हुए, कि व्यक्तिगत कहानियां इस बात में काफी महत्वपूर्ण हैं कि हमारे अपने लोग सामूहिक दुख और सामूहिक उपचार को कैसे संसाधित करते हैं। अगली विश्वसनीय पतली खिड़की द्वारा उसकी सुरक्षित वापसी की अनुमति मिलने से पहले लगभग 2 पूर्ण वर्षों तक फैली मेहिका की विस्तारित यात्रा ने द केप रिकॉर्ड के कई वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ एक वास्तविक गहरी दोस्ती को जन्म दिया, एक ऐसा बंधन जिसने उसे घर लौटने पर अभयारण्य के सदियों पुराने रिकॉर्ड को पढ़ते समय उन विशेष नजदीकियों की जोरदार याद दिलाई जो अर्जाव और कायल ने पीढ़ियों पहले उसकी तुलना में काफी खतरनाक परिस्थितियों में पहली बार गढ़ी थी। थ्रेशोल्ड आर्काइव में अपनी सावधानीपूर्वक और सुरक्षित वापसी पर अपने निष्कर्षों को असेंबल्ड वरिष्ठ विद्वानों के सामने प्रस्तुत करते हुए उसने रिपोर्ट दी, मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। हमने दशकों से यह मान लिया है कि हमारी अपनी संचित बुद्धिमत्ता की सदियों की धारा बस बाहर की ओर बहती है, ताकि एक छोटे संस्थान को उन गलतियों से बचने में मदद मिल सके जिनसे हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन द केप रिकॉर्ड ने अपनी विशेष परिस्थितियों से पैदा हुए अपने स्वयं के वास्तविक नवाचार विकसित किए हैं, जिनके बारे में मेरा मानना है कि हमारा अपना अभयारण्य अपनाने से वास्तविक रूप से लाभ उठा सकता है। वरिष्ठ विद्वान ने पूछा, जैसे? मेहिका ने कहा, सामूहिक आघात के प्रति उनका दृष्टिकोण। एक सक्रिय युद्ध से सीधे उभरने के बाद हमारे अपने अधिक क्रमिक सदियों पुराने विकास के बजाय उन्होंने रेस्क्यूड मार्केट को न केवल शिकार किए जाने के डर को संसाधित करने में मदद करने के लिए काफी अधिक परिष्कृत तरीके विकसित किए हैं, बल्कि सक्रिय हिंसक संघर्ष से गुजरने के गहरे आघात को भी संसाधित किया है। मेरा मानना है कि हमारा अपना अभयारण्य अपने स्वयं के पर्याप्त ऐतिहासिक आघात वाले लोगों से गुजरने वाली काल भ्रष्ट आत्माओं से अधिक निपट रहा है, उनकी अपनी कठिन से कठिन विशेषज्ञता से बहुत कुछ सीख सकता है। अगली शताब्दी में एक वास्तविक चल रही परंपरा में औपचारिक रूपित विनिमय ने धीरे धीरे दोनों अभयारण्यों के बीच के रिश्ते को संचित बुद्धिमत्ता के एक सरल
एक दिशात्मक प्रवाह से एक ऐसे रिश्ते में बदल दिया जो काफी अधिक परस्पर था। प्रत्येक संस्थान ने सावधान, धैर्यवान विनिमय की पीढ़ियों के पार दूसरे की अपनी विशेष शक्तियों और कठिन से कठिन नवाचारों से सीखा। विनिमय कार्यक्रम की निरंतर सफलता के कुछ दशकों बाद लक्ष्मीन के अपने उत्तराधिकारी ने देखा, जो दोनों संस्थानों को अपनी साझा चल रही साझेदारी से प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि रावी खुद यही चाहती थी, ये देखते हुए कि उनका अपना मूल गठबंधन अंततः क्या बन गया। सिर्फ एक विरासत नहीं जो सदियों से अपरिवर्तित संरक्षित है, एक जीवित विकसित होने वाली परंपरा जो वास्तविक विकास के लिए सक्षम है। ठीक इसलिए क्योंकि यह किसी भी अन्य व्यक्ति से सीखने के लिए खुली रही, चाहे सीमा कितनी भी विशाल क्यों न हो, जो बदले में सीखने लायक कुछ बना रहा हो। द केप्ट रिकॉर्ड के अपने स्मारक हॉल ने ओपन लेजर की सदियों पुरानी परंपरा की सावधानीपूर्वक और सम्मानजनक नकल में स्थापित किया। आने वाले दशकों में नामों के अपने पर्याप्त संग्रह को विकसित किया। गठबंधन के अपने युद्धकालीन शिकार के पीड़ित, समर्पित समन्वयक और विद्वान, और इसके प्रवेश द्वार के पास प्रमुखता से प्रदर्शित उस व्यक्ति का सम्मान करने वाला एक औपचारिक शिलालेख जिसके असाधारण अनिश्चित पारगमन ने पहली बार पूरे रिश्ते को संभव बनाया था। द केप्ट रिकॉर्ड के अपने शिलालेख में पढ़ा गया अर्जाव, जो लोगों के बीच एक अनिश्चित सीमा को ये जाने बिना पार कर गया कि क्या वो कभी घर वापस लौटेगा या नहीं, और जिसने इस लोक को अपने स्वयं के धैर्यवान समर्पित उदाहरण के माध्यम से सिखाया, ठीक वही जो ओपन लेजर के संस्थापकों ने सदियों पहले और दुनिया से दूर पहली बार खोजा था। वह धैर्यवान प्रेम, ईमानदारी और लगातार पेश किया जाता है, जो कुछ भी सुरक्षा के लायक है उसका निर्माण कर सकता है, चाहे वो कहीं भी जड़ें जमा ले। अगले अध्याय में हम देखेंगे व्हाट ग्रोज बिटवीन वर्ड्स, लोगों के बीच क्या उगता है, जिसमें अभयारण्य का नेतृत्व द केप्ट रिकॉर्ड के साथ औपचारिक विनिमय के लगभग एक शताब्दी पर विचार करता है और इस बात पर विचार करता है कि रावी के मूल असाधारण पुनर्जन्म का अंततः केवल एक दुनिया के इतिहास को छूने का क्या अर्थ है, बल्कि दो की साझा विकसित होती कहानी को छूने का क्या अर्थ है। अध्याय 93 लोगों के बीच क्या उगता है। अर्जाव के पहले अनिश्चित पारगमन के बाद सदी की अपनी औपचारिक समाप्ति तक ओपन लेजर और द केप्ट रिकॉर्ड के बीच का संबंध दोनों संस्थाओं के मूल संस्थापकों की पूरी उम्मीद से कहीं अधिक समृद्ध और गहराई से भर गया था। ये केवल दो संबद्ध अभयारण्यों के बीच का समझौता नहीं था, बल्कि एक वास्तविक चल रहा सांस्कृतिक आदान प्रदान था जिसने धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से दोनों लोगों की इस समझ को आकार देना शुरू कर दिया था कि धैर्यवान ईमानदार सुरक्षा वास्तव में क्या हासिल कर सकती है। मेहिका, जो अब अपनी काफी उम्र की ओर बढ़ चुकी थी और सक्रिय छात्रवृत्ति से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, को दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ नेतृत्व की एक संयुक्त सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह एक औपचारिक शताब्दी समारोह था, जिसे दुर्लभ पतली खिड़की के अपने सटीक समय के साथ सावधानीपूर्वक समन्वय के माध्यम से दोनों लोकों में एक साथ आयोजित किया गया था और उसी दर्दनाक संवाद विधियों के माध्यम से जुड़ा था जिसे सदी के सावधानीपूर्वक शोध ने धीरे धीरे परिष्कृत किया था। एकत्रित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिनकी आवाज में जीवन के वास्तविक सार्थक काम पर विचार करने वाली किसी व्यक्ति की विशेष गर्माहट थी। मुझे याद है कि मैं उन सभी दशकों पहले द केप्ट रिकॉर्ड के अपने स्मारक हॉल के सामने खड़ी थी। मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ था कि मैं कुछ उल्लेखनीय देख रही हूँ, एक ऐसा संस्थान जो पूरी तरह से अलग क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से बनाया गया था, जो बहरहाल अनिवार्य रूप से उन्हीं मौलिक सिद्धांतों पर आ पहुंचा था जिन्हें हमारे अपने संस्थापकों ने सदियों पहले पहली बार खोजा था। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मैं एक ऐसे तरीके से समझती हूँ जिसे मैं अपनी मूल यात्रा के दौरान पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, कि वो अभिसरण वास्तव में क्यों हुआ था। ये संयोग नहीं था, ये हमारे अपने संदेश के प्रभाव का भी नहीं था जो अर्जाव की अपनी शारीरिक यात्रा से दशकों पहले सीमा पार कर गया था। मेरा मानना है, इस सवाल का अध्ययन करने में अपना लंबा करियर बिताने के बाद, कि धैर्यवान प्रेम ईमानदारी से और लगातार पेश किया जाता है, जिसे भी इसकी आवश्यकता हो, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सी विशिष्ट क्रूरता या महत्वाकांक्षा उन्हें धमकी देती है, यही इस तरह के कष्ट का सही जवाब है, जहां भी और जब भी यह उठता है। हमारे दोनों लोगों ने स्वतंत्र रूप से एक ही सत्य की खोज की, क्योंकि यह हमेशा से, मेरा मानना है, वो वास्तविक सार्वभौमिक उत्तर था जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। द केप्ट रिकॉर्ड की अपनी वर्तमान वरिष्ठ नेता सेरा, परिष्कृत तकनीक की एक सदी द्वारा अंततः संभव बनाई गई विशेष स्पष्टता के साथ सावधानीपूर्वक संवाद लिंक पर अपनी आवाज गूंजाते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उठी। उन्होंने कहा, मैं कायल के बारे में अक्सर सोचती हूँ, जो इस तरह की सभाओं को बहुत संबोधित करते थे।
उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमारे अपने संस्थान की सफलता आपके अभयारण्य की विधियों की सटीक नकल करने से नहीं बल्कि अंतर्निहित सिद्धांत को इतनी गहराई से समझने से आई है कि इसे हमारी अपनी विशेष परिस्थितियों में ईमानदारी से अनुकूलित किया जा सके। मेरा मानना है कि विनिमय के इन 100 वर्षों ने वास्तव में यही साबित किया है कि धैर्यवान प्रेम कोई एकल, निश्चित पद्धति नहीं है जो किसी भी सीमा के पार अपरिवर्तित रूप से परिवहन योग्य हो। यह एक जीवित सिद्धांत है जो किसी भी मिट्टी में जड़ें जमाने और फलने फूलने में सक्षम है, बशर्ते इसकी देखभाल करने वाले लोग इसके वास्तविक, आवश्यक उद्देश्य के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध रहें। औपचारिक समारोह अपने औपचारिक तत्वों के समाप्त होने के बाद दोनों संस्थाओं के अपने वरिष्ठ विद्वानों के बीच एक शांत, अधिक विचारशील सभा में बदल गया, जो साझा अनुसंधान और आपसी खोज के संचित सदी के मूल्य के माध्यम से काम कर रहे थे। संयुक्त अनुसंधान टीम के अपने सावधानीपूर्वक निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए थ्रेशोल्ड आर्काइव के वर्तमान वरिष्ठ विद्वान ने रिपोर्ट दी, अब हमने एक सदी पहले की तुलना में दोनों संस्थाओं की कल्पना से भी अधिक क्षेत्रों के साथ संपर्क की पुष्टि कर ली है। केवल द केप रिकॉर्ड का अपना क्षेत्र नहीं, दोनों संस्थाओं के संयुक्त छात्रवृत्ति के माध्यम से एकत्र किए गए आंशिक साक्ष्य कम से कम 11 अलग अलग दुनिया के कनेक्शन का सुझाव देते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से उसी अंतर्निहित ब्रह्मांडीय सिद्धांत द्वारा शासित है जिसे हमारे शोध की सदियों ने धीरे धीरे मैप किया है। अपनी उन्नत आयु के बावजूद अपनी विद्वतापूर्ण जिज्ञासा को बरकरार रखते हुए मेहका ने पूछा, क्या अन्य में से किसी ने भी ऐसे ही संस्थानों के प्रमाण दिखाए हैं? विद्वान ने कहा, हम ऐसा मानते हैं, कम से कम 3 मामलों में। हालांकि हमारे अपने पुष्ट सिस्टर सैंक्चुअरी रिश्ते से परे के क्षेत्रों के साथ वास्तविक, जानबूझकर संपर्क स्थापित करना, द केप रिकॉर्ड के साथ हमने जो सावधानीपूर्वक सदी भर का रिश्ता बनाया है, उसकी तुलना में काफी अधिक अनिश्चित और खतरनाक बना हुआ है। मेहका ने इस विस्तारक ब्रह्मांडीय तस्वीर पर उसी आश्चर्य के साथ विचार किया जो अभयारण्य की छात्रवृत्ति की हर पीढ़ी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था, एक ऐसी दुनिया के प्रमाण का सामना करते हुए जो किसी भी एक क्षेत्र के इतिहास की तुलना में काफी विशाल और अधिक आपस में जुड़ी हुई थी। सक्रिय छात्रवृत्ति से अपनी औपचारिक सेवानिवृत्ति से पहले असेंबल्ड संयुक्त सभा को अंतिम बार संबोधित करते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि रावी खुद सदियों पहले एक साधारण नदी में डूबते हुए जागते हुए कभी यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उनकी अपनी एकल, असाधारण पसंद अंततः गति में क्या सेट करेगी। सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, सिर्फ एक महाद्वीपीय नेटवर्क नहीं, धैर्यवान प्रेम का एक जीवित, बढ़ता हुआ वेब, जो अब कई दुनिया के साथ पुष्ट संपर्क में फैल रहा है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से या सावधानीपूर्वक, जानबूझकर विनिमय के माध्यम से उसी मौलिक सत्य की खोज कर रहा है जिसे उनकी अपनी मूल पसंद ने पहली बार मूर्त रूप दिया था। उन्होंने 2 लोगों के एकत्रित प्रतिनिधियों की ओर देखा, जो एक साझा सिद्धांत के प्रति केवल धैर्यवान, ईमानदार प्रतिबद्धता के माध्यम से एक अनिश्चित, विशाल सीमा के पार जुड़े हुए थे। अंततः उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह धैर्यवान प्रेम जहां भी पहुंचे, चाहे हमारे अपने निरंतर अनुसंधान द्वारा पुष्ट किए जाने वाले कितने भी अधिक क्षेत्र क्यों न हो, ये हर एक में ऐसे लोगों को पाएगा जो रावी द्वारा पहली बार खोजी गई बात को पहचानने और अपनाने में सक्षम है कि धैर्यवान चोरी का जवाब, जहां भी और जैसे भी यह उठता है, हमेशा धैर्यवान प्रेम रहा है, जिसे ईमानदारी से और लगातार पेश किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक कि कुछ ऐसा निर्माण करने में जितना समय लगे जो प्रयास के महत्वपूर्ण जोखिम के लिए वास्तव में योग्य हो। वह अपनी शांत सेवानिवृत्ति के कुछ वर्षों बाद शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। उनका अपना नाम सदियों के संरक्षकों और विद्वानों और समन्वयकों के साथ स्मारक हॉल की विशाल, संचित सतह पर जोड़ा गया। शताब्दी लंबी सिस्टर सैंक्चुअरी रिश्ते में उनका अपना पर्याप्त योगदान अभयारण्य की सबसे प्रसिद्ध, हालांकि चुपचाप कम आंकी गई, उपलब्धियों में से एक के रूप में खड़ा था। उनके निधन के बाद के सदियों में ओपन लेजर और द केप रिकॉर्ड के बीच का रिश्ता अपनी स्थिर, आपसी विनिमय को जारी रखता रहा। 2 संस्थाएं जो एक ही मौलिक सिद्धांत से पैदा हुई थी लेकिन अपने विशेष लोगों की विशेष परिस्थितियों से आकार लेती थीं, प्रत्येक दूसरे से सीखती रही और उसे मजबूत करती रही, ठीक वैसे ही जैसे रावी की अपनी मूल, असाधारण पसंद ने पहली बार, हालांकि अनजाने में, गति में सेट किया था। अगले अध्याय में हम देखेंगे द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी, जिसमें ओपन लेजर अपने स्वयं के असाधारण, लगातार विस्तार करने वाले इतिहास में एक और मील के पत्थर के करीब पहुंचता है, और एक नई पीढ़ी को फिर से ये तय करना होगा कि इस विशाल, आपस में जुड़े हुए विरासत का वास्तव में क्या अर्थ है। समय और दुनिया की बढ़ती व्यापकता के पार यह अब, हालांकि विनम्रता से, स्पर्श करना जारी रखता है। अध्याय 94, 8वीं शताब्दी अभयारण्य के अपने 8वें शताब्दी के मील के पत्थर की अध्यक्षता करने वाली संरक्षक प्रियंका नाम की एक शांत, सीधी सादी महिला थी,
जिसे किसी नाटकीय संकट या अनोखी उपलब्धि के बजाय उसी धैर्यवान, निरंतर समर्पण के जरिए चुना गया था जो पिछली 2 शताब्दियों में सच्ची नेतृत्व क्षमता का अभ्यारण्य का पसंदीदा पैमाना बन गया था। उसने औपचारिक वर्षगांठ को अपने कई अधिक समारोह प्रेमी पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी अलग तरीके से बिताया, जिसमें किसी भी बड़े, विस्तृत आयोजन को छोड़कर स्मारक हॉल के सबसे पुराने हिस्से, मूल, मौसम की मार झेल चुकी उन प्राचीन शिलाओं की शांत, व्यक्तिगत यात्रा को चुना गया, जो सावधानीपूर्वक और श्रद्धापूर्ण संरक्षण की 8 सदियों के बावजूद, पत्थर की अपनी काफी अधिक उम्र के बावजूद स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य बनी हुई थी। उसने अपने आप में धीरे से कहा, 800 साल और उससे पहले के हर संरक्षक द्वारा इस सटीक स्थान पर दिखाई गई सावधानीपूर्वक श्रद्धा के साथ रावी के अपने मूल शिलालेख के खिलाफ अपना हाथ रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने कभी कल्पना की थी, सदियों पहले इस नदी में डूबते हुए जागते हुए, कि तुम्हारी अपनी अकेली, असाधारण पसंद अभी भी इतनी पीढ़ियों बाद जीवन को आकार दे रही होगी। उसके ठीक पीछे से किसी छोटी लड़की की आवाज आई, जो अप्रत्याशित और नन्ही थी। लड़की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो इसकी कल्पना कर सकती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी बड़ी चीज की कल्पना कर सकता है, जब वे बस एक बार में एक कठिन दिन जीवित रहने की कोशिश कर रहे हों। प्रियंका ने मुड़कर देखा तो हॉल के अंधेरे कोने में एक छोटी, गंभीर बच्ची बैठी थी, शायद 7 साल की, जिसकी आंखें वैसी ही गहरी और बिना किसी घबराहट के शांत थीं जैसी 8 शताब्दियों के प्रलेखित आगमन की हर काल भ्रष्ट आत्मा के पास थी, बिल्कुल वहीं जहां सदियों पहले काव्या कभी बैठी थी। प्रियंका ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेहर। उसने आगे कहा, मैं 6 सप्ताह पहले यहाँ आई थी। मैं यहाँ बार बार आती हूँ, भले ही मुझे वास्तव में अभी इस हिस्से में अकेले नहीं होना चाहिए। प्रियंका उसके पास बैठ गई। उसे 8 शताब्दियों के हर संरक्षक द्वारा किसी न किसी रूप में अनुभव किए गए एक विशेष, परिचित पल का भारीपन महसूस हुआ, एक डरी हुई, नई आई हुई काल भ्रष्ट बच्ची, जो सहज रूप से अभयारण्य के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी इतिहास की ओर खिंची चली आई थी। उसने पूछा, तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो? मेहर ने उस सवाल पर उसी गंभीरता से विचार किया जिसे प्रियंका ने अपने काफी कार्यकाल के दौरान काल भ्रष्ट बच्चों के बीच एक आम धागे के रूप में पहचाना था, चाहे उनका कोई भी विशेष योग या मूल क्यों न हो। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं ये समझना चाहती हूँ कि उसे वास्तव में कैसा महसूस हुआ था। वो संस्करण नहीं जो हर कोई बताता है कि वो कितनी बहादुर और निश्चित थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो डरी हुई थी, वैसे ही जैसे मैं अभी भी डरी हुई हूँ, भले ही हर कोई मुझसे ये कहता रहे कि मैं अब यहाँ सुरक्षित हूँ। प्रियंका ने ईमानदारी से कहा, वो डरी हुई थी, और उसे एक ऐसे सच का भारीपन महसूस हुआ जिसे अपनी लंबी कहानी के विभिन्न बिंदुओं पर अधिक आरामदायक कहानी कहने के लिए पॉलिश की गई किंवदंती ने नरम कर दिया था। वास्तव में, उन शुरुआती दिनों में वो बहुत डरी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि क्या कोई कभी उस बात पर विश्वास करेगा जो वह ले जा रही है, या उसकी मदद करेगा, या इसे बिल्कुल भी समझेगा। उसने बस एक बार में एक कठिन, अनिश्चित दिन चुना कि वो उस डर को अपनी कोशिश करने से नहीं रोकेगी। मेहर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अगर हर कोई इसके बजाय हमेशा बहादुर, निश्चित संस्करण ही बताता है, प्रियंका ने कहा, क्योंकि मेरे पहले के हर संरक्षक ने आखिरकार उस पॉलिश किए गए संस्करण से परे देखना सीख लिया है। सदियों पहले देविका नाम की एक महिला ने द ऑनेस्ट लेजर नाम की एक चीज बनाई थी, इस बात का एक सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड कि इस जगह ने वास्तव में क्या कीमत चुकाई, साथ ही इसने जो कुछ भी हासिल किया। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान इसका अध्ययन करने में काफी समय बिताया है। उस सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड से मैं जानती हूं कि रावी का अपना साहस कभी भी डर की अनुपस्थिति नहीं था। यह वैसे भी काम करना चुन रहा था, बिल्कुल वही डर होने के बावजूद जिसे तुम अभी अपने साथ ले जा रही हो। मेहर काफी देर तक इसके बारे में सोचती रही। उसका छोटा चेहरा उसके 7 साल के हिसाब से काफी गहरी बात पर विचार कर रहा था। अंततः उसने धीरे से कहा, यह मदद करता है, ये जानकर कि वह भी डरी हुई थी। इससे ऐसा कम महसूस होता है कि मुझे पहले से ही बहादुर होना चाहिए, और ऐसा अधिक लगता है कि शायद मैं अंततः होना सीख सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे उसने जाहिर तौर पर किया था। प्रियंका ने प्यार से कहा, तुम्हें अभी बहादुर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस डरे हुए, भ्रमित होने और अभी भी यह सीखने की अनुमति है कि इसमें से किसी का भी वास्तव में तुम्हारे लिए क्या अर्थ है। यह अभयारण्य आपको वो जगह देने के लिए मौजूद है, तुरंत साहस नहीं, बल्कि धैर्यवान, कोमल समय, एक बार में एक दिन ये पता लगाने के लिए कि आप वास्तव में कौन बनना चाहती हैं, जो कुछ भी आप अपने साथ ले जा रही हैं उसे ले जाते हुए। मेहर ने इस पर विचार किया। उसका छोटा हाथ प्रियंका के हाथ में आ गया, जो हर डरे हुए काल भ्रष्ट बच्चे द्वारा पिछले 800 वर्षों में किसी को भी दिखाई गई सच्ची, धैर्यवान दयालुता की ओर बढ़ाया जाने वाला वही सहज विश्वास का इशारा था।
उसने पूछा, क्या तुम मुझे उसकी असली कहानी के बारे में और बताओगी? सिर्फ वे हिस्से नहीं जो हर कोई पहले से ही बताता है, प्रियंका ने वादा किया। मैं बताऊंगी। मुझे लगता है कि यह ठीक उसी तरह का सच है जिसे इस जगह को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहने की जरूरत है। सिर्फ किंवदंती नहीं। उसके नीचे की डरी हुई, अनिश्चित लड़की जिसने एक बार में एक कठिन दिन, 800 साल और गिनती के लायक कुछ बनाने का फैसला किया। वो उस शाम मेहर को बच्चों के शयन कक्ष की ओर वापस ले गई। लड़की का छोटा हाथ अभी भी उसके अपने हाथ में भरोसे के साथ पकड़ा हुआ था, और अभयारण्य के अपने विशाल प्राचीन मैदानों को अपने चारों ओर शाम की शांति में बसते हुए देखते हुए उसे वही स्थिर, कठिन से कठिन निरंतरता महसूस हुई जिसे 8 शताब्दियों के हर संरक्षक ने किसी न किसी रूप में अनुभव किया था। उसने अंधेरे आसमान के नीचे साधारण नदी को अपनी साधारण, धैर्यवान धारा में बहते हुए देखते हुए सोचा, 800 साल। और फिर भी, इस जगह के हर चीज के वास्तविक दिल में, ये सटीक पल खुद को दोहराता है, एक डरा हुआ बच्चा, और उस डर के साथ बैठने के लिए पर्याप्त धैर्यवान कोई व्यक्ति, उस भव्य कहानी की ओर जल्दबाजी करने के बजाय जिसका हिस्सा वो बच्चा अंततः बन सकता है। मेहर का छोटा हाथ भरोसे के साथ उसके हाथ को कसते हुए महसूस करते हुए उसने सोचा, मुझे लगता है कि यह रावी द्वारा बनाई गई हर चीज का वास्तविक, अपरिवर्तनीय केंद्र है। अभयारण्य के विशाल मैदान नहीं, या इसकी सदियों की संचित छात्रवृत्ति, या लोगों के बीच की सीमा पर इसकी असाधारण पहुंच भी नहीं। बस ये, कोई डरा हुआ व्यक्ति, किसी ऐसे धैर्यवान व्यक्ति को पा रहा है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, ठीक उतनी ही देर तक जितनी देर चलना पड़े। अगले अध्याय में हम देखेंगे मेहर की चॉइस, मेहर की पसंद, जिसमें सबसे नया आगमन करने वाला व्यक्ति आने वाले वर्षों में अपनी इस समझ में बढ़ता है कि वह इस असाधारण विरासत का अपने विशेष, कई जीवन के लिए क्या अर्थ चाहती है। अध्याय 95, मेहर की पसंद। अगली एक दशक के दौरान मेहर एक ऐसी युवती के रूप में बड़ी हुई, जिसकी शांत और विचारशील प्रकृति ने उस विशेष गंभीरता को कभी पूरी तरह से नहीं खोया जिसे प्रियंका ने पहली बार स्मारक हॉल के सबसे पुराने हिस्से में देखा था। हालांकि उसका अपना रास्ता, जब वो उस उम्र के करीब पहुंची जब अधिकांश काल भ्रष्ट निवासी अभयारण्य के भीतर अपनी भविष्य की भूमिका पर औपचारिक रूप से विचार करते थे, एक ऐसी दिशा में गया जिसने इस तरह के निर्णयों के साथ प्रियंका के अपने काफी अनुभव को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। इस सवाल पर अपने सावधानीपूर्वक विचार के कुछ साल बाद, संरक्षक के अपने मामूली कक्ष में प्रियंका के सामने बैठते हुए उसने कहा, मैं समन्वयक, कोऑर्डिनेटर या विद्वान, स्कॉलर नहीं बनना चाहती। मैं थ्रेशोल्ड आर्काइव, गार्जियन काउंसिल या इस संस्थान के निरंतर काम की किसी भी औपचारिक शाखा में शामिल नहीं होना चाहती। प्रियंका ने बिना किसी स्पष्ट आश्चर्य के इसे स्वीकार किया, हालांकि उसके अपने ध्यान देने के तरीके से यह संकेत मिलता था कि यह उत्तर उसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। उसने पूछा, इसके बजाय तुम क्या चाहती हो? मेहर ने कहा, मैं एक चिकित्सक, हीलर बनना चाहती हूँ। नीचे के शहर में एक साधारण चिकित्सक, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले ईशानी हुआ करती थी, इससे पहले कि वो कभी इस अभयारण्य के नेटवर्क का औपचारिक हिस्सा बनी थी। मैं काल भ्रष्ट आत्माओं, धैर्यवान चोरी या इस जगह के अस्तित्व में आने वाली किसी भी असाधारण चीज से कोई ताल्लुक न रखने वाले तरीके से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं बस साधारण चिकित्सक की तरह हड्डियां जोड़ना, बुखार का इलाज करना और बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। प्रियंका ने मेहर के उस सावधानीपूर्वक, लगभग क्षमाप्रार्थी स्वर में साधारण पसंद से कहीं अधिक जटिल बात को पहचानते हुए कोमलता से पूछा, क्या तुम्हें उस इच्छा पर कोई अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है? मेहर ने ईमानदारी से इस सवाल पर विचार किया। उसने स्वीकार किया, थोड़ा सा। इस जगह ने मुझे सब कुछ दिया, सुरक्षा, समझ और एक ऐसा वास्तविक घर जब मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। यह अभयारण्य के अपने असाधारण इतिहास द्वारा हर उस व्यक्ति से अपेक्षा करने की तुलना में इतनी छोटी और साधारण चीज चाहने के लिए लगभग अकृतज्ञता जैसा महसूस होता है। प्रियंका ने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तुमसे किसी भी ऐसी चीज की अपेक्षा करता है जो उस जीवन से परे हो जिसे तुम सचमुच बनाना चाहती हो। मुझे लगता है कि यह ठीक वही पाठ है जिसे इस अभयारण्य के नेतृत्व की हर पीढ़ी को निरंतर इतिहास की 8 शताब्दियों में, विभिन्न रूपों में, फिर से सीखना पड़ा है। हम तुम जैसे लोगों को वो व्यक्ति बनने का मौका देने के लिए मौजूद हैं जो तुम वास्तव में बनना चाहती हो, न कि तुम्हें हमारे अपने विशेष, संस्थागत काम को जारी रखने के लिए बाध्य करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो काम संयोग से तुम्हें बचाने में सफल रहा। इस जवाब पर मेहर की सावधानीपूर्वक, अनिश्चित राहत ने आने वाले महीनों में इस बात का एक वास्तविक, विचारशील विस्तार किया कि अभयारण्य ने अपने द्वारा स्वागत किए जाने वाले और पाले जाने वाले काल भ्रष्ट बच्चों के साथ अपनी उम्मीदों पर कैसे चर्चा की। अपनी वरिष्ठ नेतृत्व परिषद के सामने इस चिंता को प्रस्तुत करते हुए प्रियंका ने देखा, मुझे लगता है कि हम बिना किसी इरादे के,
एक अनकहे अनुमान की ओर बह गए हैं कि हमारे बचाए गए बच्चों का इस जगह के प्रति निरंतर सेवा का ऋण है। मुझे नहीं लगता कि वो अनुमान हमारे वास्तविक संस्थापक उद्देश्य को पूरा करता है। रावी ने इस जगह को कालभ्रष्ट आत्माओं को वह व्यक्ति बनने का एक वास्तविक, सुरक्षित मौका देने के लिए बनाया था जो वे बनने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि उसका कभी यह इरादा था कि वह मौका किसी अनकहे बंधन के साथ आए। इसके बाद जो औपचारिक स्पष्टीकरण आया, अभयारण्य के अपने बच्चों के साथ संबंधों का एक कोमल लेकिन जानबूझकर किया गया पुनर्निर्माण, जिसमें संस्थागत अपेक्षा की तुलना में वास्तविक पसंद पर जोर दिया गया, उसने आने वाले पीढ़ियों में पूर्व काल भ्रष्ट निवासियों द्वारा अपने लिए बनाने के लिए चुने गए जीवन के प्रकार में एक वास्तविक विविधता को प्रेरित किया। मेहर ने आने वाले वर्षों में उसी मामूली नीचे शहर के चिकित्सा हॉल में प्रशिक्षण लिया जिसे ईशानी के अपने वंशजों ने निरंतर पारिवारिक परंपरा की 8 शताब्दियों में चलाना जारी रखा था, और एक साधारण चिकित्सा कार्य में ठीक से चैनल किए जाने पर रोगी सावधानीपूर्वक ध्यान के लिए उसका अपना विशेष उपहार किसी भी औपचारिक समन्वय भूमिका की तरह ही उसके अपने चुने हुए समुदाय के लिए मूल्यवान साबित हुआ। प्रियंका ने अपनी स्थापित प्रथा के कुछ वर्षों बाद उससे मिलने पर कहा, तुम खुश दिखती हो। मेहर ने वास्तविक रूप से और बिना किसी बचे हुए अपराध बोध के कहा, मैं हूं। मुझे लगता है कि मैं अब उस बात को समझती हूं जिसे मैं एक बच्चे के रूप में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती थी, कि इस जगह ने मुझे वास्तव में क्या दिया था। सिर्फ एक विशिष्ट खतरे से सुरक्षा नहीं, आखिरकार एक पूरी तरह से साधारण जीवन चुनने की स्वतंत्रता, यदि मैं वास्तव में यही चाहती थी, बजाय इसके कि मैं अपना अस्तित्व उस असाधारण बचाव को खुद को योग्य साबित करने में बिताने के लिए बाध्य महसूस करूं जो मुझे यहां पहली बार लाया था। प्रियंका ने कहा, रावी खुद यही चाहती थी कि आपके पास ये स्वतंत्रता हो। इस साधारण, सार्थक जीवन को बनाते हुए देखकर मुझे विश्वास है कि आप उनकी विरासत का सम्मान उतनी ही निष्ठा से कर रही हैं जितना कोई समन्वयक या विद्वान कभी कर सकता था। मेहर ने अपने लंबे जीवन के दौरान उस अभयारण्य के साथ एक शांत लेकिन वास्तविक संबंध बनाए रखा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी कभार मुलाकातें, सावधानीपूर्वक पत्राचार और अपने बाद के वर्षों में नेटवर्क के समन्वयकों द्वारा विश्वसनीय रूप से बुलाए जाने वाले कई भरोसेमंद नीचे शहर के चिकित्सकों में से एक के रूप में एक औपचारिक भूमिका, जब भी किसी बचाए गए काल भ्रष्ट बच्चे को ठीक उसी प्रकार की साधारण रोगी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती थी जिसे प्रदान करने में उसकी अपनी प्रथा विशेषज्ञ थी। सक्रिय अभ्यास के अपने अंतिम वर्षों में चिकित्सा हॉल में अपने उत्तराधिकारी दिवित नामक एक युवा प्रशिक्षु से उसने कहा, मैं कभी भी आपके औपचारिक नेटवर्क में शामिल नहीं हुई, लेकिन मुझे ये सोचना पसंद है कि मैंने अभी भी अपने विशेष तरीके से इस अभयारण्य के वास्तविक उद्देश्य की सेवा की है, डरे हुए कमजोर लोगों की मदद करना, ठीक उसी तरह जैसे मेरी अपनी एक बार मदद की गई थी, बिना कभी उस मदद को किसी भव्य औपचारिक संस्थान के आधिकारिक काम का हिस्सा बनाने की जरूरत के। समय के साथ वह शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। उसका अपना नाम स्मारक हॉल के प्रसिद्ध शिलालेखों में कभी नहीं खुदा, लेकिन नीचे शहर के परिवारों की पीढ़ियों द्वारा गर्मजोशी से और सच्चाई से याद किया गया, जिनके अपने साधारण कष्ट को उसने अपने लंबे सार्थक करियर में धैर्यपूर्वक निष्ठा से कम किया था। अगले अध्याय में हम देखेंगे ऑर्डिनरी लेगेसीज, साधारण विरासतों, जिसमें अभयारण्य अनगिनत शांत सार्थक जीवन पर विचार करता है, मेहर की तरह उन काल भ्रष्ट आत्माओं द्वारा बनाए गए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अनकहे बंधन के वो बनने के लिए चुना जो वे वास्तव में बनना चाहते थे, एक बार जब उन्हें चुनने का वास्तविक मौका मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।